हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास से शुरू कर रहे थे और आज हम बता दें कि ये हमारी लास्ट वीडियो है क्या आदिकाल की। ठीक है, किसकी? आदिकाल की हमारी ये लास्ट वीडियो है। आज से क्या होगा, आदिकाल आपका पूरा एंड हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बचा क्या था आपको बताते हैं। अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ना था, तो अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके पहले बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे इस चैनल पर जा सकते हैं, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उसका हम लिंक भी नीचे शेयर कर देंगे, वहां पर जाइएगा। एक तरीके से लगी हुई वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो आज हम अपभ्रंश साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग पढ़ चले जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि हम दोस्तों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी खर्च ये तो बनता ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पतन या गिरा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ रूप को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हम देख लेते हैं, कुछ कथन देख लेते हैं। तो देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो स्वयंभू हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन आएगा कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू हैं। तो ये जो स्वयंभू है दोस्तों, इन्हीं को पहला हिंदी कवि मान लिया। वैसे है नहीं दोस्तों, तो किसने माना है? क्वेश्चन आ सकता है कि रामकुमार वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू का मतलब क्या होता है? जो स्वयं से जन्म लेने वाला। ठीक, स्वयंभू किसका पर्याय है? ब्रह्मा जी का। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। ठीक, तो स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अब देखिए, जो अपभ्रंश भाषा है इसके तीन प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला दोहा बंध, पधरिया बंध और गेय बंध। ठीक, तो याद रख लेंगे, तीन बंध होते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश का अपना छंद कौन सा है, तो दोहा या दूहा है दोस्तों। ठीक, जिसे दूहा बोलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा का क्या है अपना, गाथा किसका है? प्राकृत का अपना छंद है। ठीक, तो याद रख लेंगे, दोहा किसका छंद है अपना, तो अपभ्रंश का है, और प्राकृत का क्या है, तो गाथा है। ठीक है, अब देखिए, अपभ्रंश के दोहा काव्य का आरंभ कब हुआ, तो 6वीं शताब्दी के कवि जो इंदु ने किया था। ठीक है, तो याद रख लेंगे, दोहा अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ कब हुआ? 6वीं शताब्दी के कवि जो इंदु ने किया था। ठीक है, अब देखिए, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि ने। किसने किया है? पतंजलि ने। और ये क्वेश्चन देखिएगा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहां से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, और देखिए, अपभ्रंश साहित्य रचना सर्वप्रथम कहां मिलती है, तो अपभ्रंश साहित्य की जो रचना है वो आपको सर्वप्रथम कहां मिलेगी, तो वो कहां पे मिला है? वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख से। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया। कहां पर? वीडियो में पूछा गया। ठीक, तो याद रख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। कहां से प्राप्त हुआ, तो वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख से। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, हेमचंद्र जो है दोस्तों, हेमचंद्र ने देशी शब्द संग्रह के नाम से एक शब्दकोश नागर अपभ्रंश में लिखा है, जिसे अपभ्रंश का व्याकरण भी कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि अपभ्रंश के 7 भेद क्या है? प्रचलित हैं। कितने भेद? 7 भेद प्रचलित है। इनको हम देख करके फिर इनके बारे में देखते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला सौर सैनी दोस्तों, ये क्या है? अपभ्रंश सौर सैनी है, जिससे कौन कौन सी भाषाएं निकली है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। दूसरा है पैसाची, जिससे लहंदा और पंजाबी निकली है। तीसरा है ब्राचर, जिससे सिंधी निकली है दोस्तों। और चौथा है खस, जिससे पहाड़ी बोलियां निकली हैं। पांचवा है दोस्तों महाराष्ट्री मराठी निकली है। और छठा क्या है? अर्धमागधी, जिससे पूर्वी हिंदी निकली है। और वही मागधी की बात करते हैं, जिससे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया बोलियां निकली हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कुछ कथन। क्या देखते हैं दोस्तों? कुछ कथन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चंदा शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृत्यायन और आचार्य रामजत शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है दोस्तों। किसने किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन तीनों ने क्या बोला है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। वहीं अगर बात कर लेते हैं भोला शंकर व्यास ने, तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अपभ्रंश बोला। क्या बोला? हिंदी के आरंभिक यानी अपभ्रंश को क्या बोला? अवहट्ट नाम दिया। किसने? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या नाम दिया? अवहट्ट बता दिया। क्या बोला है? अवहट्ट। ठीक है, अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी व रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं, पृथक मानते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि कौन अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी ये कहते हैं कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है। और देखिए, धीरेन्द्र जी की बात करते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र की, तो इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल ही कह दिया। तो याद रखें,
किसने आदिकाल को अभ्रंश काल कहा, तो डॉक्टर धीरेन ने आदिकाल को अभ्रंश काल नाम दे दिया। ठीक है, अब वही बात करते हैं, अभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है, तो हेमचंद है। ठीक है, अब देखिए उपदेश रसायन रास क्या है, एक रचना है उपदेश रसायन रास, इसमें क्या है कि अभ्रंश भाषा का ये प्रथम रास काव्य क्या है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक है, और देखिए एक थे हरिसेन, तो हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में क्या लिखा है कि अपभ्रंश के मूलतः 3 कवि हैं। क्या इन्होंने लिखा है कि अपभ्रंश के मूलतः कितने कवि हैं दोस्तों, 3 है। किसमें लिखा है, इनकी रचना थी क्या, धम्म परीक्षा में। तो कौन कौन से 3 कवि, किनको किनको माना है, तो पहला स्वयंभू को माना है, दूसरा पुष्यदंत को माना है, तीसरा चतुर्मुख को माना है। ठीक है, तो चलिए हम देखने वाले हैं कि अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, ठीक उनके क्या क्या नाम हैं। तो पहला नाम अगर अपभ्रंश की बात करते हैं तो स्वयंभू का आना शर्तियां है दोस्तों। तो स्वयंभू को आपने बताया था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो अपभ्रंश के भाषा के प्रथम कवि यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो अब कौन है, स्वयंभू। ठीक है, तो याद रख लेंगे। और देखिए स्वयंभू का अगर हम देखते हैं जीवन काल देखते हैं तो ये 8वीं शताब्दी के आसपास थे, विद्यमान थे दोस्तों। तो याद रख लेंगे स्वयंभू 8वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। और देखिए स्वयंभू ने अपनी जो भाषा थी उसको इन्होंने देसी भाषा कही। ठीक है, तो स्वयंभू के अनुसार इनकी भाषा कैसी थी, देसी थी। और स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरियों बंध का दोस्तों प्रवर्तक या फिर सर्वश्रेष्ठ कवि माना। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि स्वयंभू ने किसे पद्धरिया बंध का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कवि माना, तो किसको, चतुर्मुख को दोस्तों। ठीक है, किसको, चतुर्मुख को। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि, क्वेश्चन आ सकता है कि जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन है, तो आपको बता देना कौन है, स्वयंभू है। कौन है, स्वयंभू। और स्वयंभू क्या क्या नाम से जाना था दोस्तों, तो आपको बता दें स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि या फिर अपभ्रंश का व्यास भी कहते हैं। ठीक, वाल्मीकि ने रामायण रची और व्यास ने क्या लिखी, महाभारत ना। तो याद रख सकते हैं कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या फिर अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, कितने प्रमुख 3 ग्रंथ स्वयंभू के बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है पौमचर्यु। क्या है दोस्तों, पौमचर्यु है। क्या है, पौमचर्यु। देखिए इस रचना को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। देखिए स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे, तो इस रचना को उनके पुत्र, क्वेश्चन सकता है उनके पुत्र का क्या नाम था, त्रिभुवन। ठीक, उसने पूरा किया है। और इसमें राम जी का चरित्र चित्रण है। ठीक है, क्या है, राम जी का विस्तार चरित्र चित्रण, इसीलिए इनको वाल्मीकि कहते हैं ना, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। दूसरा इनकी रचना क्या है, ऋठिरेम चर्यु। क्या है, ऋठिरेम चर्यु है दोस्तों। और तीसरा है स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू छंद तो ये खुद ही अपना नाम लेकर के लिखे हैं। तो ये 3 रचनाएं हैं मुख्यतः, इनको याद कर लेंगे। ठीक है, किसके, स्वयंभू के। ठीक है, किस या अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है, चलिए अब देखिए पुष्पदंत की बात करते हैं। इनको कृष्णकाव्य का प्रणेता भी कहते हैं। याद रख लेंगे, हम लिखना भूल गए तो कृष्णकाव्य का प्रणेता भी कहते हैं। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इनके बारे में, ये पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है। ठीक है, ये पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि कौन है, पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक मान्यता है कि पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्र भीम के सभापति कवि थे। किसके, भीम के सभापति कवि थे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सर्वमान धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव कब हुआ था, 972 ईस्वी में। कब, 972 ईस्वी में पुष्प का क्या हुआ था, मतलब कि काल बताया जाता है। ठीक, 9वीं शताब्दी से बताया भी गया है। ठीक, तो 10वीं शताब्दी ये बता रहे। ठीक, तो ये याद रख लेंगे, ये वाला क्या है, सर्वमान्य है। ठीक है, ठीक है, तो याद रख लेंगे 972। देखिए अब शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं। शिव सिंह सेंगर अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज, क्या ग्रंथ का नाम उनका, शिव सिंह सरोज में पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते थे। और बताया जाता है कि पुष्य इन्हीं को कहा गया था। ठीक है, तो इनको ही पहला कवि मानते कौन, शिव सिंह सेंगर जी। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन है, तो पुष्य या पुंड है। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे। अब देखिए शिव सिंह सेंगर ने पुष्य की भाषा को भाखा की जड़ कहा। ठीक है, पुष्य को क्या बोला, पुष्य को क्या बोला, शिव सिंह सेंगर ने कहा है भाखा की जड़। और पुष्यदंत को क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी का भवभूत। याद रख लेंगे, हिंदी का भवभूत किसको कहते हैं, तो पुष्यदंत को बोलते हैं। हिंदी के कृष्णकाव्य का प्रणेता भी पुष्यदंत को ही बोलते हैं। अब देखिए जो पुष्पदंत थे दोस्तों, ये अपने आप स्वयं को क्या क्या नाम दे रखे थे, किन किन उपाधियों से विभूषित कर चुके थे। इनको अभिमान मेरू कहते थे खुद को, और काव्य रत्नाकर भी कहते थे, और कवि कुल तिलक के नाम से भी अपने आप को संबोधित करते थे। ठीक, तो स्वयं को इन्होंने क्या क्या उपाधि दी थी, क्या क्या उपाधियों से विभूषित किया था, तो अभिमान मेरू
मेरू, ठीक है, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक, ठीक है, ये इनके खुद के नाम थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पुष्पदंत ने अपने साहित्य रचना में विशुद्ध धार्मिक भाव में किया है, तो किसमें किया है? विशुद्ध धार्मिक भाव में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, इन्होंने चौपाइयों में अपने छंद लिखे हैं दोस्तों। अब पुष्पदंत के 3 प्रमुख रचनाएं थी, क्या 3 प्रमुख रचनाएं थी? कौन सा? 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक, 63 महापुरुष गुणालंकार ना। तो ये चीजें देखिए, इसको किस नाम से जानते हैं? जो पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार है दोस्तों, इसको ही महापुराण के नाम से जाना जाता। क्या? महापुराण के नाम से जाता। और इसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। कितने दोस्तों? 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और देखिए दूसरा कौन सी रचना है इनके? रणय कुमार चरिव है, और तीसरा क्या है? जसहर चरिव है। ठीक, तो 3 इनकी रचनाएं हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी। चलिए अगला देखते हैं, धनपाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के सभापति रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी दोस्तों। याद रखें धनपाल को कौन सी उपाधि मिली? सरस्वती। किसने दी थी? तो मुंज ने, राजा मुंज ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और दोस्तों समझिएगा इनकी रचना कौन है? तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने भविष्यत कहा के नाम से रचना लिखा था। ठीक, तो रचना की थी, क्या नाम था रचना का? भविष्यत कहा। ठीक, तो ये इनकी क्या है? रचना है। तो देखिए दोस्तों इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। जो इनकी रचना है भविष्यत कहा, भविष्य दत्त कथा को अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कहा था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है, तो भविष्यत कहा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो धनपाल द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लास्ट किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शख्स है दोस्तों, विद्यापति। ठीक है, पहली चीज इनकी गुरु की बात करते हैं। तो इनके गुरु कौन से? पंडित हरि मिश्र। क्या? पंडित हरि मिश्र इनके गुरु थे। और इनका निवास स्थान क्या था? तो दोस्तों ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम में रहते थे। कहाँ? बिहार में जो दरभंगा जिला है दोस्तों, उसके गांव का नाम क्या है? विपसी नामक ग्राम में दोस्तों ये रहते थे। अगर आप कहीं से हैं, अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनकी बात करते हैं किस राजा के यहाँ रहते थे दोस्तों। तो आपको बता दें विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्त सिंह के राज दरबारी कवि थे। उनके यहाँ के राज दरबारी क्या थे? कवि थे। किसके यहाँ के? शिव सिंह और कीर्त सिंह के यहाँ के। ठीक है, अब दोस्तों इनके अगर धर्म की बात करते हैं तो ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किस संप्रदाय के? शैव संप्रदाय के। ठीक, तो याद रख लेंगे। और देखिए हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रथम प्रवर्तक माना जाता। ठीक, और एक चीज और बता दोस्तों, विद्यापति प्रथम गीतकार है। क्या? प्रथम गीतकार भी विद्यापति को माना जाता है। ये हम लिखना भूल गए, ये याद रख लीजिएगा कि विद्यापति को ही प्रथम गीतकार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को, कोई कहता है क्या विद्यापति को ये श्रृंगारी कवि हैं, कोई कहता है भक्त कवि हैं, कोई कहता है रहस्यवादी कवि हैं। तो 3 मत इनमें डिवाइड है। तो कौन क्या मानता है इनको, तो वो बता। देखिए श्रृंगारी कवि कौन कौन मानता है? तो हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा और राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ज्यादा राम वाले दोस्तों क्या मान रहे हैं इनको? ठीक है, राम वाले ज्यादातर इनको क्या मान रहे हैं? श्रृंगारी कवि मान रहे हैं। ठीक है, तो श्रृंगारी कवि इनको किसने कहा है? तो ये नाम आप गिना देना। वहीं कुछ लोग कहते हैं ये भक्त कवि थे। तो भक्त कवि कौन कौन मानता है? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं इनको? भक्त कवि मानते हैं। वहीं रहस्यवादी कवि लोग इनको मानते हैं। क्या कौन कौन मानते हैं इनके बारे में बता दें। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, नरेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्रा इनको क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि ये क्या है? रहस्यवादी कवि है। क्या? रहस्यवादी कवि हैं। अब देखिए इनके उपनाम बहुत सारे उपनाम, भैया पता नहीं कितने उपनाम लेकर के चले गए हैं। ठीक, तो इनको याद रखेंगे। देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या उपनाम दिया? इन्हें जाति कवि कहा। यार क्वेश्चन आ सकता है जाति कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक, तो याद रख लेंगे। अब देखिए महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या बोला है? पंचदेवोपासक। ठीक, पंचदेवोपासक बोलता किसने बोला है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। किसको? विद्यापति। तो दूसरा नाम ये हो गया पंचदेवोपासक। ठीक है, अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कही। वैसे इनकी जो रचना थी पदावली थी, उसको नागिन की लहर किसने कही? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, चलिए अब तीसरा नाम देखते हैं दोस्तों। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध का वाक कवि कहा। क्या? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? विद्यापति को। ठीक, तो ये याद रख लेंगे। और देखिए अगला क्या है? 5वां नंबर क्या है कि मैथिली की सर्वोपरि कवि होने का
कारण इन्हें मैथिल कोकिल नाम दिया गया। क्या? तो याद रखेंगे, मैथिल कोकिल नाम भी इन्हें दिया गया था दोस्तों, ठीक है, तो याद रख लेंगे। तो इनके बहुत सारे उपनाम थे। अब देखिए छठा नंबर देखते हैं दोस्तों कि विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया जो निम्नलिखित हैं। पहला, अभिनव जयदेव के नाम से भी इनको जाना जाता था, कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता था, कवि कंठहार के नाम से जाना जाता है, नव कवि शेखर के नाम से जानता है, खेलन कवि के नाम से जानता है ना, दशावधान के नाम से जानते हैं, पंचानन के नाम जानते हैं और मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। इनके देखिए कितने सारे नाम हो गए, किसके? विद्यापति के, ठीक है। अब देखिए इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। तो देखिए ये संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में रचना करते थे ना। पहले देखते हैं पदावली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पदावली में कृष्ण व राधा विषयक श्रृंगार रस को इन्होंने बनाया है पद के रूप में, ठीक है। और देखिए इसमें हिंदी में कृष्ण राधा विषयक संगरी काव्य के जन्मदाता के रूप में जानता। जो ये पदावली दोस्तों, ये हिंदी में कृष्ण राधा विषयक संगारी काव्य के नाम से ये जाना जाता है, ठीक। ये मैथिली भाषा में लिखी गई, ठीक। अब वहीं देखिए इन्होंने संस्कृत और मैथिली और अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत में क्या क्या लिखा है? तो शैव सर्वस्व सार, ठीक है, गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलकर, है ना। तो ये किसने लिखी है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए अब मैथिली भाषा में क्या लिखी? पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। वहीं अवहट्ट में इन्होंने कीर्ति लता व कीर्ति पताका की रचना की है अवहट्ट भाषा में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो गोरक्ष विजय दोस्तों, उसका गद्य भाग जो इन्होंने रिलीज किया वो संस्कृत में और पद्य भाग मैथिली में रिलीज किया दोस्तों। तो आपको कुछ समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और आज हमारा क्या हुआ दोस्तों? आदिकाल समाप्त हो गया। बहुत ही खुशी की बात है कि इतने दिन बाद हमने आदिकाल क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है दोस्तों। अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जाएं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। वहां जाकर के आप संपूर्ण हिंदी नाम से इस तरह प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको एक बार जल्दी से। देखिए आपको अपने YouTube चैनल पे आना है, ठीक। यहाँ पे जो सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको लिख देना है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, ठीक। जैसे आप ज्ञान एजुकेशन आरबीएल लिखते हैं इस तरह से, तो देखिए ये आपको खुल के तैयार हो जाएगा दोस्तों। देखिए अभी तक 49 वीडियो हमने डाल दी है दोस्तों, हिंदी संबंधित पूरा हिंदी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको प्रेस कर देना है, रेड से आपको व्हाइट कर देना, ठीक है। इसके बाद इसी पे आप जैसे क्लिक करते हैं खुल जाएगा और उसके बाद आपको जाना कहाँ है? ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आइएगा। तो प्लेलिस्ट में देखते हैं क्या कि इस तरीके से आपको मिल जाएगा। पहला संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम का नाम से, तो इसी पर आपको जाना है और संपूर्ण हिंदी आपको एक अच्छे तरीके से मिल जाएगी। देखिए यहाँ आपको दिखा भी सकते हैं। देखिए वर्णमाला हमने 6 भाग में पूरा किया। उसके बाद हमने शब्द शुरू किया, शब्द के बीच में देखिए शब्द युग्म, सुरसम भिन्नार्थक शब्द भी पढ़ाया हमने। लिंग के बारे में पूरा एक ही वीडियो में बता दिया, वचन भी एक ही वीडियो में पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है। कारक और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों ये करवा दिया, संज्ञा और उसके भेद करवा दिया और सर्वनाम और उसके भेद करवा दिया। आज ही हम क्रिया की वीडियो भी संपूर्ण मैराथन डाल देंगे, तो आज चाहिए जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। जो चीज़ आपको चाहिए वो सब कुछ इस में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए और इसके अलावा देखिए हिंदी साहित्य की भी 10 क्लासें हैं, ये देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासें यहाँ पर मिलती रहेंगी आपको, और हिंदी की और करंट अफेयर देखिए संपूर्ण करंट अफेयर की क्लास हमने इसमें डाली है। 150 क्वेश्चन दोस्तों 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो जाइए देखिए और दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।